बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि हाफ़िज़ इकबाल आपके भाई थे, वो चले गए इस डकैती की वारदात में। उनके जाने के बाद क्या कमी आप जो है ना वो महसूस कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा-सा उस वाक़े वाले दिन भी थोड़ा-सा बताएँ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लोग चले जाते हैं उनके बाद उनकी कभी कमी पूरी हो ही नहीं सकती, और ख़ास तौर पे ऐसा इंसान जिसके साथ आप बचपन से बड़े हुए हों, खेले हों, एक ही घर में बैठ के इकट्ठे खाना खाया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको कभी भूल पाएँ, या फिर कोई ऐसा दिन गुज़रे कि उनकी कमी पूरी हो जाए, ऐसा बंदे को कुछ नज़र आता हो कि वो खाना वो खला पूरा हो सके। ऐसा तो है नहीं। उसके हाफ़िज़ साहब एक आला शख्सियत के मालिक थे। ठीक है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, ये बेटा ग़ालिबन मरहूम जो है हाफ़िज़ इकबाल, उनका ये बेटा है। बेटा क्या नाम है आपका? ऑन मोहम्मद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप। बाबा याद आते हैं? जिस दिन बाबा शॉप पे गए थे, जाते हुए आपसे मिल के गए थे? मिल के नहीं गए थे क्योंकि मैं सोया होता हूँ। अच्छा, वो रोज़ाना फिर आपको सैर करवाने के लिए लेके जाते थे? कभी कभार कब्रिस्तान लेके जाते थे हमने बाबा के पास। अच्छा, अपने बाबा के पास वो कब्रिस्तान लेके जाया करते थे। और वो आपको जिस वक़्त शॉप से वापस आया करते थे, तो आपके लिए क्या चीज़ें लेके आते थे? शाम को वापस आए होते थे, चीज़ लेके आते थे। क्या आपको जो खाने में पसंद होता था वो लेके आते थे? हाँ जी। अच्छा, अब अभी आप कभी कब्रिस्तान जाते हैं बाबा के? याद तो आते होंगे। जाते हैं। तो अभी भी आपके चाचू वगैरह भी तो वैसे ही आपका वो रखते होंगे थे, आप सारी चीज़ें अब बाबा की जगह ये पूरी करते होंगे। हाँ जी। ये ऑन था जो मरहूम हाफ़िज़ इकबाल जो इस वारदात में जो जाँ बहक हुए थे। अच्छा, इस वारदात में हाफ़िज़ इकबाल के साथ एक और भी उनके आपके दोस्त थे, वो भी शॉप में मौजूद थे। वो उनके मुतालिक भी थोड़ा बताइएगा कि उनके कितने बच्चे थे, और उनकी अब फैमिली के जो हालात हैं वो किस तरह से वो हैं? अच्छा, ऐसा है कि उनके हाफ़िज़ साहब के साथ बैठे हुए थे हमारे एक दोस्त हैं मलिक नईम रईस साहब, कोटली निजाबत के रहने वाले थे। तो काम के सिलसिले में, प्रॉपर्टी का काम था, तो कभी इधर रुकते थे, कभी वहाँ चले जाते थे। तो सुबह का टाइम था, वहाँ पर बैठे हुए थे। उनकी भी साथ में ही शहादत हुई थी हाफ़िज़ साहब के साथ। तो उनके 7 बच्चे हैं, और बड़ा बच्चा, बेटी जो है उनकी 13 साल की है, और बाकी बच्चे सारे छोटे हैं। सबसे छोटा बच्चा उनका 6 माह का है, बेटा है। और मुश्किलात साफ ज़ाहिर है, अब फैमिली का, जिस फैमिली का एक बड़ा चला जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं उनको लाइफ गुजारने में, क्योंकि जितना वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, उतना तो कोई और कोशिश करके भी नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अच्छा, इस डकैती की वारदात में अब जो डाकू आए, उनकी सफाकी का अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि वो 2 डाकू थे। जब वो इस दुकान के अंदर आए, उनको मुज़ाहमत का उनको सामना हुआ, तो उन्होंने फायरिंग की। उस फायरिंग से जहाँ पे इस दुकान के अंदर मौजूद हाफ़िज़ इकबाल और उनके साथी मलिक नईम जाँ बहक हो गए। तो इसी दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 डाकू थे, तो एक डाकू ने फायरिंग की, तो उसका एक अपना साथी जो था, उसके टांग पे गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गया। तो जब लोग बाहर इकट्ठे हो गए, तो उनको ये डर लगा डाकुओं को कि हम पकड़े जाएंगे। तो जो ज़ख्मी डाकू था, उसको उसने उठाकर मोटरसाइकिल पर डालने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो उसने क्या किया, इस हद तक सफाक था वो डाकू कि उसने अपने ही साथी को सबके सामने जो था कनपट्टी पे गोली मार दी और उसको मौके पे मार दिया जिस वक्त, और फिर फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल अंदाज से इस डाकू को कराची से गिरफ्तार किया। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने ये अपने साथी को क्यों मारा, जिस साथी को मारा उसका ताल्लुक भी अंदरूनी सिंध से था, उस डाकू का भी, और वो अंदरूनी सिंध पुलिस को मतलूब था और रिकॉर्ड याफ्ता थे। तो उस डाकू का ये कहना था कि उसने इस वजह से इसको मार दिया कि अगर ये ज़ख्मी हालत में पुलिस के हथे चढ़ जाता तो मैं पकड़ा जाता। तो इस डर और इस खौफ से उसने अपने ही जो डाकू था साथी, उसको मार दिया। जिस वक्त ये डकैत जो है वो कराची से पुलिस पकड़ के यहाँ पर लाई, तो फिर वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया गया। अच्छा, दोनों डाकू अपने कैफरे किरदार तक पहुँच गए इस सारे वाक़े में। तो इसके ऊपर अब आपका ज़ाहिर सी बात है केस क्लोज़ हो गया, तो क्या इसमें आपको पुलिस की जानिब से हेल्प आउट हुए होंगे? आप थोड़ा सा उसके मुतालिक भी बताएं कि कितने दिनों के बाद ये डकैत पकड़ा गया था? अच्छा, ऐसा है कि भी जैसे एक रूटीन वाइज बताया जाता है कि पुलिस का पुलिस की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने इस मामले को पर्सनल लिया, हमारे
दर्द को अपना दर्द समझा। और जो हमारे CPO साहब हैं उन्होंने लम्हा ब लम्हा हमें हर बात से बाखबर भी रखा और हमें हमारे केस में बहुत पर्सनली जाके इंसाफ दिलाया हमें। वो तो जो लोग तो चले गए थे, वो हमारे शहीद हो गए, वो तो चले गए। अगर उसके बाद हमें फौरी इंसाफ मिला है तो उसमें 100% कोशिश पुलिस महकमे की है। अच्छा, आप मुझे अभी बता रहे थे कि माशरती रवैयों की बात हो रही थी कि जिस वक्त आपके भाई ज़ख्मी हुए तो बजाय इसके कि लोग उनकी को हेल्प आउट करते, लोग वहाँ पर जो है वो वीडियोज़ बना रहे हैं, वो क्या वाक़या था वो बताएं। वो ऐसा है कि भाई हमने बाद में देखी वीडियोज़, हमें लोगों की तरफ से वीडियोज़ आई काफ़ी, हमने देखी। हाफिज़ साहब जो थे, पहली बात तो ये कि हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया मौके पे। यहाँ पर हमारे पास एक आदमी आया भागता हुआ, उसने बताया, हम घर से निकले, लेकिन जब घर से वहाँ गए तो हाफिज़ साहब ज़िंदा थे। नईम भाई फौत हो चुके थे और हाफिज़ साहब ज़िंदा थे। तकरीबन इस दौरान में वहाँ से बंदा आना, यहाँ से जाना, तकरीबन 15-20 मिनट, अब आप लोग भी होके आए हैं, रास्ता देखा है, 15-20 मिनट लग सकते हैं। वहाँ आए, हाफिज़ साहब ज़िंदा थे और हर बंदे ने वहाँ पर वीडियोज़ बनाई हैं। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि ज़िंदा इंसान एक तड़प रहा है या फिर उसकी सांसें चल रही हैं और वीडियोज़ बन रही हैं, बजाय इसके कि रेस्क्यू को कॉल की जाए, उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, और वीडियोज़ बन रही हैं वहाँ पर। और ये काफ़ी तकलीफ़ दे अमल है। वीडियोज़ आपने फिर इस वाक़े के बाद आप तक पहुँची होंगी? इस वाक़े के बाद हम लोगों की वीडियोज़ देखी हैं तो हाफिज़ साहब ज़िंदा थे और बाकायदा लोग वहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि भाई इनके भाइयों को बुलाओ, अस्पताल लेके जाएं। तो इंसान तो सब भाई होते हैं, मुसलमान सब भाई हैं। मेरे ख्याल में जितना एक इंसान सगे भाई को दर्द होता है मुसलमान के जाने का, भाई के जाने का, तो सबको महसूस होना चाहिए कि भाई एक इंसान हमारे सामने सांसें ले रहा है, ज़ख्मी हालत में, हम उसको तिब्बी इमदाद दें, ले के जाएँ। कोशिश तो कर सकते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से है ज़िंदगी और मौत। जो इंसान आया उसने जाना है, जो तरीक़ाकार उसने लिख दिया वो होना है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी ज़िम्मेवारी पूरी करें। जो इंसानियत की एक ज़िम्मेवारी है बहैसियत इंसान, एक मुसलमान, हम उसको पूरा करें। हॉस्पिटल लेके जाते तो 20 से 25 मिनट जो हमारे ज़ाया हुए वो ना होते। डकैती की वारदात के बाद एक बात हमें आम सुनने को मिलती है कि अगर पुलिस अपना काम दुरुस्त करती तो ये वारदात ना होती, पुलिस अगर गश्त का निज़ाम मुअस्सर रखती तो ये वारदात ना होती, पुलिस अगर अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करती तो ये वारदात ना होती। ये बातें सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन डकैती की बहुत सी वारदातें ऐसी हैं जो शहरियों के अपने गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से होती हैं। जिस वारदात का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरह की है। मुल्तान पुलिस की जानिब से तमाम बैंक्स के मैनेजर को बाकायदा तहरीरी तौर पर यह आगाह किया गया है कि अगर कोई शहरी 5 लाख या 5 लाख से ज़ायद की रकम लेने आए तो बैंक मैनेजर पुलिस को इतला दे और शहरी भी पुलिस की सिक्योरिटी के बगैर बैंक से बाहर ना निकले। लेकिन इस वारदात में भी कुछ इस तरह से हुआ जो कि कॉमन प्रैक्टिस है कि जब कोई शहरी 5 लाख या इससे ज़्यादा की रकम बैंक से निकलवाने आते हैं तो बैंक मैनेजर इसकी तकलीफ़ नहीं करते कि वो पुलिस को इतला दें और ना ही शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इस वारदात में भी 2 शहरी खानेवाल रोड के ऊपर जहां पर दर्जनों बैंक हैं वहां से एक निजी बैंक से 15 लाख रुपए की रकम लेकर निकले। वो अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही निकले चंद कदम के फासले पर गए तो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने उनको रोका और उनसे रकम छीनी। मुज़ाहमत पर उन डाकुओं ने फायरिंग की। इस वक्त आपको स्क्रीन पे वो सीन नज़र भी आ रहे होंगे कि जब डाकुओं ने उनके ऊपर फायरिंग की तो वो दोनों कार सवार जो थे वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन उनमें से एक शख्स ने ज़ख्मी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया और टेलीविजन स्क्रीन पे ये मंजर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ज़ख्मी हालत में इस शख्स ने डाकू को पकड़ा और डाकू से पिस्टल छीन लिया। और जब इसने पिस्टल छीन लिया तो करीब से गुजरने वाले एक और शहरी ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस डाकू के चेहरे के ऊपर कपड़ा से उसको ढांप दिया और फिर लोगों का एक जमे गफीर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। दूसरा डाकू रकम वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। फिर पकड़े जाने वाले डाकू को शहरियों ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ये हजूम भी आपको जो है इस वारदात का सारा अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और उसके बाद ये डाकू पुलिस के हवाले कर दिया गया। जो दोनों शहरी ज़ख्मी हुए उनको निश्तर हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। हमने कोशिश की कि हम उनसे बात करें और उनसे पूछें, उनकी बहादुरी का भी उनसे पूछें कि किस तरह से ये क्राइम सीन हुआ और ये भी उनसे पूछें कि जब वो इतनी बड़ी रकम लेकर जा रहे थे तो उन्होंने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी। लेकिन डॉक्टर्स ने हमें इजाज़त नहीं दी। उनकी दोनों ज़ख्मी शहरियों की हालत तो तसल्ली बख्श है, लेकिन इस तरह की हालत नहीं थी कि वो हमसे बात कर सकते।